हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स विद राहुल गिरी। स्टूडेंट्स, आज मेरा वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम फील करते हैं। तो आज मैं डिफरेंट एग्जांपल्स के जरिए आप लोग को बताऊंगा कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे करते हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व करना हमारे लिए ईजी कैसे होता है। तो कुछ बातों को मैं सबसे पहले बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही आराम से क्वेश्चन को पहले पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ते वक्त पूरी तरह से ये कोशिश कीजिए कि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही होता है कि आपको ये समझ में आए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहली बात। नहीं तो हम लाइन तो पढ़ लेते हैं, यहां से यहां तक लाइन पढ़ लेते हैं, पर यहां तक कि लाइन ने क्या बोला हमारे दिमाग में ऐसा कोई आइडिया बनता ही नहीं है। और नहीं बन रहा है, आपको लाइन नहीं समझ में आ रही, यानी आपकी शायद इंग्लिश कहीं वीक है या फास्ट पढ़ रहे हो, केयर नहीं कर रहे हो। वर्ड्स की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, उस वर्ड की मीनिंग क्या है। अब लेंथ बोला है तो लेंथ का मतलब समझ में आना चाहिए ना। मतलब समथिंग ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है तो यहां से यहां तक जो मेजरमेंट हुआ है इसका लेंथ है, तो मीन्स वर्ड्स को मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आप क्वेश्चन को एग्जैक्टली धीरे धीरे समझते हुए आपने पढ़ लिया। उसके बाद आप गिवन डेटाज, जो डेटाज गिवन है, क्या जो डेटाज गिवन है उनको लिखिए। क्या क्या गिवन है उसमें, पॉइंट वाइज क्या क्या गिवन डेटा है वो लिखिए। फिर आप उस क्वांटिटी का नाम लिखिए जो पूछा गया है। आस्क्ड क्या है, पूछा क्या गया, उसको लिखिए। अब आपने अगर पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आप ये फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपको कहीं ना कहीं अननोन क्वांटिटी और नोन क्वांटिटीज में रिलेशन का फॉर्मूला आपके पास है। कई फार्मूले होंगे, बट वो फार्मूला आपको लेना है जिसमें अननोन क्वांटिटी और नोन क्वांटिटीज के बीच में सटीक रिलेशन है, सीधा रिलेशन है। वही लीजिए, सॉल्व कीजिए, आपको मिलेगा आंसर, उसका पूरा मिलेगा। लेकिन हाँ, आप क्वेश्चन को समझिए। सब कुछ इसी क्वेश्चन में बोल दिया गया होता है। जिसने क्वेश्चन को पढ़ के समझ लिया उसको आराम से हो जाएगा। तो चूंकि मैं रिफ्रैक्शन पढ़ा रहा हूँ, लेंस पढ़ा रहा हूँ, तो लेंस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर के मैं बताता हूँ कि न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे इजीली हम उसके आंसर तक पहुँचेंगे, है ना। जैसे देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस बोल दिया है तो आप, मैंने कहा इत्मीनान से चलिए, तो आप एक इमेज भी बना लीजिए कॉन्वेक्स लेंस की। ये देखिए, शायद कॉन्वेक्स लेंस ये होगा, और गिवन में जो इसका है वो लिख लीजिए आप। एक कॉन्वेक्स लेंस आपने बना लिया। गिवन में क्या दिया हुआ है कि इसकी फोकल लेंथ क्या दिया है, उसको लिख लीजिए। फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, ये लिखिए। समझ आ गया ना। एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, सो आपने लिख लिया। इज प्लेस्ड, अब ध्यान देने की बात है, क्या बोल रहा है, इज प्लेस्ड बिटवीन ए स्क्रीन एंड ए स्क्वायर प्लेट। मतलब एक स्क्रीन और स्क्वायर प्लेट के बीच में रखा है। हो सके तो आप यहां भी रुकिए, समझिए। ये स्क्वायर प्लेट और स्क्रीन के बीच में रखा है। इसका मतलब आप ये गेस कीजिए कि इसकी एक तरफ एक स्क्वायर प्लेट है और एक तरफ स्क्रीन है। अंडरस्टैंड कीजिए स्लाइड को। इज प्लेस्ड बिटवीन ए स्क्रीन एंड ए स्क्वायर प्लेट, मतलब इसके एक तरफ एक स्क्वायर प्लेट है और एक तरफ स्क्रीन है। अगर पॉसिबल है तो आप इमेज भी बना लीजिए। इधर मैंने क्या किया, स्क्रीन बना दिया, ये मैंने स्क्रीन बना दिया, ठीक। और इधर मैंने अपने एफर्ट से एक, ये देखिए बना दिया मैंने, स्क्वायर प्लेट भी बना दिया, ये स्क्वायर प्लेट बना दिया। जरूरी नहीं कि हमारा फिगर जो है एग्जैक्ट सही हो,
मतलब हम चूंकि पहली बार क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि गलत भी हो जाए फिगर, लेकिन बनाते चलें, है ना, क्योंकि गलती होगी तो भी सीखने को मिलेगा और सही हो गया तो आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो करते चलिए। हाँ, इज प्लेस्ड बिटवीन स्क्रीन एंड स्क्वायर प्लेट, स्क्रीन भी बना दिया, स्क्वायर प्लेट भी बना दिया, ऑफ एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप लोग को यहां प्रॉब्लम होती है, ऑफ एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब किसकी बात किया है, किसकी एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास कंफ्यूजन होगा, लेंस की एरिया, स्क्रीन की एरिया, स्क्वायर प्लेट की एरिया। तो लेंस को तो सीधे सीधे हम बाहर कर देंगे, क्योंकि लेंस की एरिया से हमारा क्या मतलब। दिया है इज प्लेस्ड बिटवीन स्क्रीन एंड स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर प्लेट ऑफ, डायरेक्ट जोड़ दिया है यहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, इस बात को फील कीजिए। स्क्वायर प्लेट ऑफ एरिया 4 मतलब प्लेट ऑफ एरिया, जो प्लेट है उसकी एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर आप इस बात को अंडरस्टैंड कर दिए तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये स्क्वायर प्लेट की एरिया कितनी है, इसकी एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे पढ़ते हैं, बनेगा ना, एक ही चीज आप पढ़ते चलिए, इसको क्लियर करते चलिए। ऐसा नहीं कि आप जितनी जल्दी क्वेश्चन पढ़ लेंगे उतना जल्दी सॉल्व कर लेंगे, नहीं, आप जितना जल्दी क्वेश्चन को पढ़ते हुए और समझते हुए पढ़ लेंगे उतनी जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं, समझना जरूरी है। आगे लिखा है द इमेज ऑफ द प्लेट फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, इमेज ऑफ द प्लेट, प्लेट की इमेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन कहां बन रही, स्क्रीन पर बन रही है। इस प्लेट की इमेज इस स्क्रीन पर बन रही है, सोचिए, फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इससे बड़ी बन रही है। अगर मैं बनाने की कोशिश करूं ऐसी बन रही है कुछ ये इमेज है, क्या है, इमेज है। अरे नहीं बना पा रहे हैं आप तो भी कोई बात नहीं, लेकिन लिख तो सकते हैं ना कि इमेज यहां पर है, ये तो लिख सकते हैं ना, इमेज यहां पे है। 16 से एरिया तो लिख सकते हैं, एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बात समझ रहे हैं ना। और कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट एंड स्क्रीन, प्लेट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस पता करना है। यानी अगर आपको ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस यानी यू पता चल जाए, अब आप यहां पे आपको दिमाग लगाना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता करना है। डिस्टेंस डायरेक्ट पता करने के लिए कोई फार्मूला है नहीं, बट उनकी फोकल लेंथ गिवन है, कुछ और बातें गिवन है, उनके बेसिस पर अगर हम u और v की वैल्यू पता लगा लें तो ऐड कर लेंगे तो टोटल डिस्टेंस मिल जाएगी। तो यही दिमाग लगाना है आपको ना। डिस्टेंस पूछा है यानी डेफिनेटली आपको ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस आपको पता करनी है। तो इन डिस्टेंसेस को आप मान लीजिए u एंड v। ओके स्टूडेंट्स, अब बात किया है, डिस्टेंस पूछा है, आस्क में क्या लिखेंगे आप, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट एंड स्क्रीन, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट एंड स्क्रीन, है ना, ये पूछा है। क्या होगी, मीन्स दैट इज, इसको हम थोड़ा अपने लैंग्वेज में लेकर आए हैं, u प्लस v इक्वल टू वॉट इज, u प्लस v की वैल्यू पूछा हुआ है, यानी u पूछा है और v पूछा है। तो क्या इसको सॉल्व आप कैसे करेंगे, क्या तरीका है कुछ हमारे पास। तो हमने मैग्निफिकेशन का फार्मूला जो आपको बताया था, एरियल मैग्निफिकेशन के लिए तो एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एरियल मैग्निफिकेशन के लिए जो फार्मूला बताया था क्या, एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। कहीं इससे क्या निकलेगा, देखिए इसी को मैंने थोड़ा एक तरीके से और ले आया था, ये एरियल मैग्निफिकेशन है, लेकिन इसको लीनियर मैग्निफिकेशन से आप जोड़िए, किससे, लीनियर। स्क्वायर प्लेट है,
लेकिन मैं इसको रेक्टेंगल अगर मान के चलूं, एक की साइड ए दूसरे की साइड बी, ऐसा माना था ना, सॉल्व मैंने बताया था आप लोगों को। हाँ, एरिया लिखे ना, ए डैश हो गई बी डैश, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, एरिया लिख रहे हैं। हाँ, तो एरिया ऑफ इमेज क्या होगी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। ये सब तो डेरिवेशन पहले करा चुका हूं, न्यूमेरिकल में आपको सीधा फार्मूला यूज करना था, बट फार्मूला नहीं याद है तो मैंने कहा आपको अगर कॉन्सेप्ट याद है तो कॉन्सेप्ट आप यूज कर लो, तो भी कर ले जाओगे। ए डैश का मतलब मैग्निफिकेशन, सोचो लीनियर मैग्निफिकेशन जो होगा बी डैश अपॉन बी ना होगा, बोलो भैया, बी डैश अपॉन बी, और m इक्वल टू ए डैश अपॉन ए। क्या सर दोनों सेम क्यों लिख रहे हैं, कि दोनों भैया सेम है, u और v दोनों के लिए सेम है, तो इज इक्वल टू v अपॉन u दोनों के लिए सेम लिखा जाएगा, इसलिए दोनों के लिए m लिखा गया। तो क्या कर सकते हैं, यहां पर m इंटू ए इंटू एम इंटू बी लिख सकते हैं अपॉन ए बी। तो क्या वैल्यू आ जाएंगी, एरियल मैग्निफिकेशन, अब एरिया भी लिख दें इधर, एरिया ऑफ इमेज है कितनी, एरिया ऑफ इमेज है 16 अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट है 4 इज इक्वल टू एम इंटू एम, मतलब एम स्क्वायर, बाकी ये तो कैंसिल, और इस एम की वैल्यू का मतलब वी अपॉन यू मीन्स आ गया। अब इधर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो क्या आ रहा है, 4 इज इक्वल टू आ गया v अपॉन यू टू द होल स्क्वायर, आया कि नहीं, m स्क्वायर इक्वल टू 4, m की वैल्यू v अपॉन यू, m क्या लीनियर मैग्निफिकेशन है, और m क्या था, एरियल मैग्निफिकेशन था, इमेज की एरिया अपॉन ऑब्जेक्ट की एरिया, और ये क्या है लीनियर मैग्निफिकेशन, यानी लेंथ ऑफ इमेज डिवाइड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये स्क्वायर है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, इक्वल टू वी अपॉन यू, इंप्लाइज दैट वी इक्वल टू 2u, वी इक्वल टू क्या मिल गया 2u। अब हमको u और v की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, अब आते हैं फोकल लेंथ वाले फार्मूले पर। कौन से फार्मूले पर, फोकल लेंथ, लेंथ फार्मूला इज गिवन बाय 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। फोकल लेंथ इज गिवन 30 सेंटीमीटर, तो यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे 1 अपॉन 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी, वी जो है राइट साइड में है तो पॉजिटिव लिया जाएगा, और वी की वैल्यू कितनी आई है 2u, 2u माइनस 1 अपॉन u, चूंकि लेफ्ट में इसलिए निगेटिव लिया जाएगा, माइनस 1 अपॉन यू। वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करें, 1 अपॉन 2u प्लस 1 अपॉन u, तो क्या आएगा 1 अपॉन 30 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई 2u, है ना, एलसीएम लिया, 1 अपॉन 30 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 3 बाई 2u, u इधर गया बाकी 30 इधर, तो u इक्वल टू 3 बाई 2 इंटू 30, u की वैल्यू आ गई 45, है ना, एक काट दोगे आप 15, 15 3 45, तो u की वैल्यू आ गई 45 और v की वैल्यू कितनी आएगी उसका डबल 90, यहां पर आ गया v इक्वल टू 2u यहां से, यानी 2 इंटू 45 इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। तो टोटल डिस्टेंस d इक्वल टू हो जाएगा u प्लस v, मतलब 45 प्लस 90 इक्वल टू 135 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन बहुत सिंपल था, अगर आपको ये फार्मूला याद होता, ये एरियल मैग्निफिकेशन इक्वल टू एम स्क्वायर यानी वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर होता है, तो आप सीधा सीधा फार्मूला पुट करते और आपको ये मिलता और आप इस फार्मूले सीधा निकाल लेते, आपको इस डेरिवेशन की जरूरत ना पड़ती। लेकिन मैंने आपको रिकॉल करवाने के लिए इस डेरिवेशन को फिर से बता दिया है, ताकि आपको ये बात याद रहे और दोबारा इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आपको कोई दिक्कत ना हो। आइए कुछ लेंस पर हम और एग्जाम्पल्स करते हैं और आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं, एक दूसरा भी क्वेश्चन हमारे सामने है, जो कि है तो बहुत इजी लेकिन देखने में बहुत भयंकर लग रहा है, हाँ बट है बहुत इजी। देखते हैं क्या बात है इसमें। लिखा है
इन द फॉलोइंग रे डायग्राम आर शोन द पोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट ओ, इमेज आई, टू लेंसेस। जैसे मैं बता रहा हूं आपको भी क्वेश्चन पढ़ते वक्त ऐसे समझते हुए पढ़ना चाहिए, है ना, ध्यान दीजिए। टू लेंसेस एंड ए प्लेन मिरर, जो कि आगे है, एंड प्लेन। द फोकल लेंथ ऑफ वन ऑफ द लेंसेस इज ऑल्सो गिवन। कहां गिवन है? ये ऐसे, क्लियर। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द अदर, दूसरे वाले का फोकल लेंथ पता करना है, यही क्वेश्चन है। सर कैसे पता करेंगे, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे देखो तो पहले, ये भैया ऑब्जेक्ट, क्या है? ऑब्जेक्ट, है ना। और ये कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्केव लेंस, बाकी ये मिरर है। आपको इसकी फोकल लेंथ पता करनी है। जरा सोचते हैं कैसे पता करेंगे, क्या होगी। तो एक बात देखिए, यहां से आने वाली लाइट रे कन्वर्ज हुई, कन्वर्ज होने के बाद कॉन्वेक्स लेंस पर पड़ी। कॉन्वेक्स लेंस पर आने के बाद ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। क्या क्या क्या? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। मतलब ये इंसिडेंटिंग रेज जो हैं I1 एंड I2, सॉरी I1 एंड I2 आर कमिंग टूवर्ड्स फोकस ऑफ द कॉन्केव लेंस। मिल गया ना पॉइंट? आर कमिंग टूवर्ड्स फोकस ऑफ द क्या? कॉन्केव लेंस। इंसिडेंटिंग रेज अगर कॉन्केव लेंस के फोकस की तरफ ना आ रही होती तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ना होती। रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ना होती, यानी फोकस की तरफ आ रही हैं। मतलब दिस इमेज आई डैश इज फॉर्म्ड एट द फोकस ऑफ द कॉन्केव लेंस। ओके, पैरेलल हो गई, पैरेलल हो गई तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा मिरर इनको टर्न बैक करेगा। जब ये रिटर्न होंगी तो उसी पाथ को रिट्रेस करेंगी जिस पाथ से गई थी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बताया गया था ना। अगर किसी लाइट रे को आफ्टर सेवरल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्या किया जाए, टर्न बैक कर दिया जाए, नॉर्मल रिफ्लेक्शन करा दिया जाए, तो वो रेज अपने पाथ को रिट्रेस करती हैं। यानी जिस पाथ से गई थी उस पाथ से वापस आएंगे, मतलब यहाँ आएंगे, यहाँ से इस प्रकार से रिफ्लेक्शन होगा, उसके बाद जहाँ से चली थी वहीं पे वापस आकर के इंसिडेंट होगी। तो फाइनल इमेज वहीं बनेगी जहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, क्या आपको ये इतना बात जो है वो समझ में आया कि इसके द्वारा बनाई गई इमेज कॉन्केव लेंस के फोकल लेंथ पर है और इसकी फोकल लेंथ गिवन है, इसकी फोकल लेंथ गिवन है 20, इसकी नहीं पता है जो कि आपको पता करनी है। तो आइए देखते हैं कि इसको हम अब कैसे आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें एक बात और हमें ध्यान देना है, रिफ्रैक्शन फार्मूला। हाँ, एक बात और सर, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी गिवन है 45 सेंटीमीटर। तो अब देखिए यहाँ पर फोकल लेंथ पता है, यू पता है, वी पता कर लें। तो वी पता करने जाएंगे तो फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो हो जाता है 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। और यहाँ पर फॉर लेंस L1 u की वैल्यू है -45 एंड f की वैल्यू है +20। तो वैल्यूज को पुट करते हैं, 1/v इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/-45, 1/v इज इक्वल टू, इनका LCM कितना आ जाएगा 180 ना, इधर 9, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 1/v इज इक्वल टू 5/180। तो v इज इक्वल टू 180/5,
मीन्स v इक्वल टू कितना आ रहा है 36 सेंटीमीटर। तो फॉर कॉन्वेक्स लेंस वैल्यू ऑफ v 36 सेंटीमीटर। तो एक बात ध्यान दीजिए, इमेज ये है, आई डैश इज द इमेज फॉर दिस कॉन्वेक्स लेंस। तो डिस्टेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज है कॉन्केव के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इंप्लाई दैट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि आई डैश है फ्रॉम कॉन्केव लेंस, u इक्वल टू यहां पे क्या होगा, देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना मिली हुई है 36, इनके बीच की डिस्टेंस 16 माइनस कर दी जाए तो आएगी u की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, है कि नहीं। तो इसके लिए u की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। अब हम तो कहें आप सीधा दिमाग लगाइए और बोलिए कि यही इसकी फोकल लेंथ है। लेकिन अगर आप दिमाग नहीं लगाते हैं तो आपको दूसरे तरीके से कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, इसके लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिल गई है, फोकल लेंथ पता करना है, इमेज कहाँ बन रही है। इफ रिफ्रैक्टेड रेज आर पैरेलल देन इमेज इज फाउंड एट इन्फिनिटी, दैट इज हियर v इक्वल टू क्या है इन्फिनिटी। रिफ्रैक्टेड रेज आर पैरेलल देन इमेज इज फाउंड एट इन्फिनिटी। फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इज इक्वल टू 1/infinity माइनस 1/u की वैल्यू पॉजिटिव में है 20, तो आ गया 1/f इक्वल टू माइनस 1/20, तो f इक्वल टू आ गया -20 सेंटीमीटर। तो ये दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस। तो बाय यूजिंग फार्मूला इसके द्वारा बनाया गया, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, एक लेंस के द्वारा बनाई गई इमेज दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। तो डिस्टेंस इसके द्वारा बनाई गई इमेज की डिस्टेंस हमने पता कर ली, पता करके हमने ये भी पता कर लिया कि दूसरा जो लेंस है कॉन्केव लेंस, इससे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी। उसके बाद इमेज चूंकि रेज पैरेलल है इसलिए इन्फिनिटी पे हो गई, तो इमेज की डिस्टेंस पता हो गई, फोकल लेंथ पता करनी थी, फार्मूला यूज करके पता कर लिया। तो स्टूडेंट्स देखिए, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना कितना आसान है, बट आप लोग टाइम नहीं देते हैं। आप लोग क्या करते हैं, टाइम नहीं देते हैं क्वेश्चन पर। आराम से पढ़िए, जल्दबाजी नहीं है, और एक एक बात को समझते हुए गिवन पॉइंट्स को नोट करिए, सॉल्व करिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना इजी समझने लगेंगे, है ना। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट 20 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। मीन्स एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसके लेफ्ट साइड में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कितने डिस्टेंस पे 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। अनदर कॉन्वेक्स लेंस, पहले इतना बना लें, क्या करें, ये भैया मान लीजिए अपना कोई कॉन्वेक्स लेंस, इसके एक साइड में मान लीजिए 20 सेंटीमीटर पर, कितने पर 20 सेंटीमीटर पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ लेंस L1 मान लेते हैं, इसकी फोकल लेंथ f1 इक्वल टू दे रखा है 10 सेंटीमीटर। फिर दूसरी बात, अनदर कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12.5, मतलब एक और कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 12.5 है, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर ऑन द राइट ऑफ द फर्स्ट लेंस। फर्स्ट लेंस के राइट साइड में 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दूसरा लेंस रखा हुआ है, मतलब क्या करना होगा, 30 सेंटीमीटर आगे एक दूसरा लेंस हमें प्लेस करना पड़ेगा। फोकल लेंथ बढ़ेगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बड़ा होगा। ये देखिए मैंने दूसरा लेंस L2 रख दिया, इसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखा है 12.5 सेंटीमीटर। इस तरह से जो बातें गिवन है उनको मेंशन करते जा रहे हैं अपने तरीके से। फाइंड द पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द फाइनल इमेज। फाइनल इमेज का पोजीशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन क्या होगा, आपको ये पता करना है, और फाइनल इमेज का नेचर क्या होगा आपको ये भी बताना है।
तो आइए देखते हैं क्या क्या कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये लेंस L1 के द्वारा बनाई गई इमेज कैसी होगी और कहाँ होगी। क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, तो बस इमेज डिस्टेंस पता करनी है। तो आइए पता करते हैं। इमेज डिस्टेंस यहां से बात करें तो u की वैल्यू कितनी है? वैल्यू ऑफ u फॉर लेंस L1, क्या? फॉर लेंस L1 वैल्यू ऑफ u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर and value of f 10 centimeter. By using formula 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f क्या हो जाएगा? लेकिन अब हमें v पता करना होता है जब, तो इसे यूज करने के बजाय हम सीधा ये फार्मूला यूज करें, इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन यू, क्योंकि v पता करना हो जाएगा। 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। एफ की वैल्यू कितनी है? एफ की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर, जो कि पॉजिटिव ली जाएगी, प्लस 1 अपॉन यू, यू की वैल्यू -20। आप इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम इनका 20 आएगा, तो जाएगा 2 - 1, यानी 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन 20। दिस इंप्लाइज दैट वी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। यानी दोनों लेंसेस के बीच की डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, लेकिन इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस L1 हैज डिस्टेंस फ्रॉम L1 20 सेंटीमीटर। मतलब इमेज कहीं यहां बनेगी एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। है कितने डिस्टेंस पर? 20 सेंटीमीटर पर। बन कितने पर रही है? इमेज 20 सेंटीमीटर पर। कहें सर इतना बेइज्जती करने की क्या जरूरत है, सिंपल ही तो कर देना चाहिए था। क्या? फोकल लेंथ के डबल डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, फोकल लेंथ कितना 10, इसका डबल पे ऑब्जेक्ट है, तो इमेज भी डबल पे बनती है। ऐसा हम पहले बना चुके हैं ना, तो कोई बात नहीं, आपको पता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर फार्मूला यूज करके करते हैं तो गलती होने के कोई चांस नहीं। तो ये बात हो गई। अब ये जो इमेज I1 है, दिस इज द ऑब्जेक्ट फॉर L2, दिस इज द ऑब्जेक्ट फॉर L2। रे डायग्राम तो नहीं बना रहे हैं अभी, लेकिन देखिए ये क्या L2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो फॉर L2 क्या? फॉर लेंस L2 U की वैल्यू क्या होगी? 30 - 20 यानी ये 10 सेंटीमीटर होगी। तो -10 क्या? -10 सेंटीमीटर। एंड F इसका फोकल लेंथ है 12.5 सेंटीमीटर। वैल्यूज को पुट करें इन द फार्मूला 1 अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन यू, तो हो जाएगा 1 अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन एफ की वैल्यू है 12.5, फिर ये प्लस u की वैल्यू कितनी है 10 -10 ना। इसको हम लिख सकते हैं 10 अपॉन 125 माइनस 1 अपॉन 10। यहां पर 10 से ऊपर ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। इनका एलसीएम कितना आएगा? सॉल्व करिए। 1 अपॉन वी इक्वल टू एलसीएम इनका 250, यहाँ पे आ जाएगा 20 माइनस 25 इज इक्वल टू -5 अपॉन 250, यानी -1 अपॉन 50, -1 अपॉन 50। तो ओवरऑल वैल्यू ऑफ v जो आ गई -50 सेंटीमीटर फ्रॉम L2, मतलब इमेज उसी साइड में बनेगी जिस साइड में ऑब्जेक्ट है। इमेज
उसी साइड में बनेगी जिस साइड में ऑब्जेक्ट है, और इमेज वहीं पर बनेगी जहां पर ऑब्जेक्ट है। कैसे? कि इसके पीछे बैक साइड में, नेगेटिव का मतलब बैक साइड में 50 सेंटीमीटर, ये भी जोड़ लीजिए, 30 + 20 हो गया 50। तो ऑब्जेक्ट L2 से है 50 पर, तो इमेज भी बनेगी 50 पर, इमेज भी बनेगी 50 पर। यानी आपको तो पहले भी दिमाग लगा लेना चाहिए था, ये एट डिस्टेंस 10 है, मतलब विद इन फोकल लेंथ है, विद इन फोकल लेंथ है, तो इमेज को तो पीछे बनना ही है। ओके, नो प्रॉब्लम, इमेज वहीं पर बनेगी जहां पर ऑब्जेक्ट है। और अगर ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा लेंथ हम दे दें, तो जितनी लेंथ का ऑब्जेक्ट यहां पे है उतनी लेंथ का ऑब्जेक्ट यहां पे बनेगा, बट यहां वाला जो ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी इमेज, फाइनल इमेज होगी, वो वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी विद रिस्पेक्ट टू I1, इन्वर्टेड होगी विद रिस्पेक्ट टू O, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड होगी। ऑब्जेक्ट का नाम ए बी रखा जाए, ये वाली इमेज A', B' होगी, और ये फाइनल इमेज जो है एट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ही बनेगी, और इसकी नेमिंग हम कर सकते हैं A', B'। रे डायग्राम दिखाना चाहें तो आप ऐसे दिखाएंगे, ऐसे, ठीक। और उसके बाद जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आएगी वो तो सीधे जाएगी। दोनों का रिफ्रैक्शन जब होगा तो ऐसा रिफ्रैक्शन होगा कि वो यहां पॉइंट B' से डाइवर्ज होती हुई फील होंगी। यानी यहां पर जो I है, आई में ये रेज, रिफ्रैक्टेड रेज एंटर करेंगे तो आई को बी की इमेज यहाँ पर दिखाई देगी जहाँ से ये डाइवर्ज होती हुई फील हो रही हैं। तो ये हमने रे डायग्राम भी बना दिया ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन। कैसे? बिना कैलकुलेशन नहीं, बिना कैलकुलेशन बनाएंगे तो गेस करके बनाएंगे, जो कि गलत भी हो सकता है, बट आफ्टर कैलकुलेशन हमने बनाया। हमने शुरुआत में पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके काम किया तो हमने लगभग सही पोजीशन बता दी, बट रे डायग्राम को एग्जैक्ट बनाने के लिए हमको कैलकुलेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, मैग्निफिकेशन की बात भी पूछा हुआ है। मैग्निफिकेशन क्या होगा? मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय L1 मींस M1 = V/U होता है। V की वैल्यू इसके लिए कितनी है? 20, एंड U की वैल्यू -20 आ जाएगा -1। एंड मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस L2 जो हम निकालने जाएंगे तो क्या आएगा? M2 = V/U होता है, उसके लिए V की वैल्यू -50 एंड U की वैल्यू -10, तो आ गया 5। तो टोटल मैग्निफिकेशन जो आएगा, पिछले दिन मैंने आप लोग को प्रूव करवाया था, क्या? टोटल मैग्निफिकेशन M = M1 × M2 -1 × 5 = -5। ओके स्टूडेंट्स, इमेज जो होगी साइज में ऑब्जेक्ट की 5 टाइम्स यानी 5 गुनी होगी, और नेचर उसका ये होगा कि वर्चुअल होगी और ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड होगी, और बनेगी कहाँ पे? जहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, ये सारी बातें इस न्यूमेरिकल में रही। मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने पीछे जो एग्जांपल बताया, आप उसमें देख रहे हैं ऑब्जेक्ट छोटा है और उसकी बड़ी इमेज हमको दिखाई दे रही है। यानी जो ऐसा अरेंजमेंट है, कहीं कहीं छोटे टीनी ऑब्जेक्ट्स को बड़े रूप में देखने के लिए उसका हम यूज कर सकते हैं। तो ऐसे अरेंजमेंट का यूज करके ही माइक्रोस्कोप वगैरह बनाई जाती है। तो आगे मैं पढ़ाऊंगा, देखिएगा, बिल्कुल ऐसा ही अरेंजमेंट माइक्रोस्कोप में भी होता है और टेलीस्कोप में भी होता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और एक एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन करते हैं। एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन मतलब ऐसा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में भी आता है, और इधर जब लैब में आप एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे तो इससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट भी है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? उसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड या कह लो वाटर निकालना होता है।
विद द हेल्प ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस एंड ए प्लेन मिरर। तो बिल्कुल वही समझ लीजिए, बिल्कुल वही चीज है जो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के ऊपर एक कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, इनके बीच में क्या है, वाटर है। यानी प्लेन मिरर के ऊपर वाटर है, वाटर के ऊपर लेंस रखा गया है। कहें इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग एक निडल के टिप को मूव करा जाता है। देखिए भैया ये है निडल है ए बी, और ये उसकी रियल इमेज है ए डैश बी डैश। कहें क्या, कहें कि तब तक इस निडल की टिप को लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग तब तक मूव कराया जाता है जब तक कि इसकी रियल इमेज इसी पर कोइंसाइड ना करे। कहें सर लैब में हमको कैसे पता चलेगा कि कोइंसाइड कर गई? कहें आप जब इसको ऐसे ऊपर नीचे मूव करा रहे होंगे ना, तो आपको इमेज भी कहीं ऐसे दिखाई देगी। हैं जब आप अपनी निगाह को थोड़ा सा आगे या पीछे करके देखेंगे तो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंसेस ऐसे वेरी करती रहेंगी। आप अपनी निगाह को मूव कराते रहोगे तो इनके बीच की डिस्टेंसेस भी मूव करती रहेंगी, लेकिन आप ऊपर नीचे करके इनको अलग अलग पोजीशन पे इस बात को ऑब्जर्व करिए। एक ऐसी पोजीशन मिलेगी जब ये ऑब्जेक्ट निडल और इमेज निडल दोनों के बीच की सेपरेशन आप कहीं से भी देखोगे वही दिखेगी, कोई सेपरेशन नहीं आएगा, ये कांटेक्ट में आ जाएंगी और आपको कांटेक्ट में ही दिखेंगी ऑलवेज, कहीं से भी देखोगे। तो कहा जाता है ये वही पोजीशन होती है जिस पर ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर गई होती हैं। अब आपकी निगाह कहीं से भी देखो उसको, लेकिन उनके बीच में गैप नहीं नजर आएगा, है तो कहते हैं पैरेलक्स दूर हो गया। तो ये बात आपको वहां पे देखनी है। वही क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा गया, बहुत ढेर सारा कुछ लिखा गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्या मैंने बता दिया, एक बार पढ़ भी देते हैं। An equiconvex lens with radii of curvature of magnitude r each is put over liquid layer poured on the top of a plane mirror। प्लेन मिरर के टॉप पर पावर किया गया वाटर पर कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है जिसकी दोनों रेडियाई सेम है। A small needle with its tip on the principal axis of the lens is moved along the axis until its inverted real image coincides with the needle itself। The distance of needle from the lens is measured to be a, कहते हैं लेंस से निडल की डिस्टेंस जो मेजर की गई वो a है। ऑन रिमूविंग लिक्विड, अब क्या करते हैं, दूसरी केस क्या करते हैं, लिक्विड को रिमूव कर देते हैं, बिल्कुल यहां से साफ कर दिया, लिक्विड को हटा दिया। ऑन रिमूविंग द लिक्विड लेयर एंड रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस इज फाउंड टू बी b। क्या लिक्विड लेयर को हटा दिया और अब ये जो डिस्टेंस मिल रही है वो b है। गिवन दैट टू वैल्यूज ऑफ डिस्टेंसेस मेजर्ड रिप्रेजेंट द फोकल लेंथ वैल्यूज इन द टू केसेस। ये जो दोनों डिस्टेंसेस a और b मेजर की गई हैं दोनों केसेस में फोकल लेंथ को बता रही हैं। तो क्या बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर के लिए, लिक्विड के लिए क्या फार्मूला होगा, वो फार्मूला आप डिराइव करिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। अब इसको हम सॉल्व करने चल रहे हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस है। क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। कैसे ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कैसे है, यहाँ पे दो लेंस कहाँ है, देखिए दो लेंस ऐसे है, एक तो हो गया कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा हो गया वाटर लेंस, ये लिक्विड वाला है। देखिए इसका नीचे वाली सरफेस जो इन कॉन्टेक्ट टू प्लेन है उस प्लेन है, और दूसरी सरफेस है जो इन कॉन्टेक्ट टू दी लेंस है, दूसरी वाली सरफेस जो लेंस के कॉन्टेक्ट में है। ओके ऐसे ये वाटर है, प्लेनो कॉन्केव लिक्विड लेंस है ना, प्लेनो कॉन्केव लिक्विड लेंस है ये। ओके तो ये तो कॉन्वेक्स लेंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का सेम है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात करते हैं अब ये क्या ऑब्जेक्ट की इमेज यहीं पर क्यों बन रही है, क्या बात है, कैसी केस है। तो जरा विचार कीजिए कि प्लेन मिरर पे हमने क्या किया,
कॉन्वेक्स लेंस को प्लेस कर दिया। ओके, अब यहां पे मान लीजिए इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई ऑब्जेक्ट है, 2 रे आई हैं। ये रेज यहां से रिफ्लेक्ट होके मिरर पे पहुंचेंगी, मिरर पे पहुंचेंगी तो मिरर के द्वारा उनका रिफ्लेक्शन होगा तो मे भी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से लेंस पे जाएं और फिर से रिफ्रैक्ट होवें। अगर एक केस होती है तो स्टूडेंट्स देखिए मैंने क्या बताया कि अगर यहां पे जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है ये एट द फोकस ऑफ लेंस होगा तो आने वाली रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगी, और अगर ये रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगी तो मिरर पर नॉर्मली इंसिडेंट होंगी। क्या? मिरर पर नॉर्मली इंसिडेंट होंगी, और नॉर्मली इंसिडेंट होंगी तो नॉर्मली रिफ्लेक्ट होंगी। नॉर्मली क्या होंगी? रिफ्लेक्ट होंगी। और ये रिफ्लेक्टेड रेज जैसे ही लेंस पे आएंगी, चूंकि ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हैं, फोकस पे कन्वर्ज होंगी, तो ये वापस जो है जाकर के फोकस पे कन्वर्ज होंगी, तो जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बन जाएगी। तो जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बने, इसके लिए शर्त यह है जो लेंस है या लेंस का कॉम्बिनेशन है, ऑब्जेक्ट उसके फोकस पर होना चाहिए। ऑब्जेक्ट अगर उसके फोकस पर होगा तो मिरर पर आने वाली लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस यानी नॉर्मल टू दी मिरर होगी, जो कि जस्ट रिफ्लेक्ट होगी, टर्न बैक होगी, तो वापस उसी पाथ को रिट्रेस करने के लिए ऑब्जेक्ट वाली पोजीशन पे जाएगी और इमेज वहीं पर ऑब्जेक्ट वाली पोजीशन पे बन जाएगी। तो इसीलिए कहा गया कि दोनों केसेस में मेजर की गई डिस्टेंसेस ए और बी इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ बता रही हैं। जब ये दोनों साथ में हैं तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ है, यानी यहां पर जो मेजर किया गया था ए, क्या वाटर भी था, लेंस भी था। जब ए मेजर किया गया था इट वाज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेस, ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू lenses, okay, and B जो मेजर किया गया वाटर को रिमूव कर दिया गया था, तो उस समय जो B फोकल लेंथ है वो B जो है यहाँ पे जो मेजर किया गया B है और यहाँ पे जो मेजर किया गया है वो A है। तो B इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ओके, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो हम कैलकुलेट करें अगर फ्रॉम द फार्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेस 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, तो f1 का मतलब यहां पे देखिए f1 का मतलब है b जो कि पॉजिटिव लिया जाएगा क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का है, और f2 का जो मतलब है वो तो हमको नहीं पता निकालना है, और जो f है वो यहाँ पर a है वो भी पॉजिटिव लिया जाएगा। कॉम्बिनेशन को एज ए कॉन्वेक्स लेंस माना जा रहा है इफेक्ट ओवरऑल। क्यों? क्योंकि लाइट रे को ये जो कॉम्बिनेशन है लाइट रे को कन्वर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है? ऐसे आने वाली लाइट रेज कन्वर्ज हो रही है ना, तभी तो पैरेलल इंसिडेंट हो रही है। तो इसलिए जो है माना जा रहा है ये जो है कॉम्बिनेशन का जो रिजल्टिंग लेंस है वो कॉन्वेक्स नेचर का ही है। तो ये वैल्यूज क्या पुट करते हैं, 1/a इज इक्वल टू 1/f1 मतलब 1/b प्लस 1/f2, तो 1/f2 इज इक्वल टू 1/a माइनस 1/b मतलब b माइनस a/ab मीन्स f2 इज इक्वल टू आ गया ab/b माइनस a। ओके स्टूडेंट्स, f2 आ गया मतलब फोकल लेंथ ऑफ क्या, फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कॉन्केव लेंस आ गया। अब फोकल लेंथ निकालने के लिए जो फार्मूला यूज करें, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर लेंस की r है तो इसकी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, r होगी। और फार्मूला यूजिंग लेंस मेकर फार्मूला हम अगर सॉल्व करें, यूजिंग लेंस मेकर्स फार्मूला फॉर
प्लेनो कॉन्केव लेंस देखिए जरा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होगा, ध्यान दीजिए। अगर नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया जाए, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन नीचे है ना, नीचे वाली डायरेक्शंस पॉजिटिव होंगी, ऊपर वाली डायरेक्शंस नेगेटिव होंगी, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो R1 आएगा वो नेगेटिव आएगा -r, और जो R2 आएगा क्योंकि वो प्लेन है तो वो इन्फिनिटी आएगा। और क्या, और इसकी फोकल लेंथ तो हमने ये फाइंड ही कर लिया है। तो फॉर्मूला 1/f2 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर -1 इंटू 1/r1 -1/r2, तो आएगा 1/f2 की वैल्यू यहीं से हम पुट कर लें b माइनस ए अपॉन, अभी ऐसे रहने दें, 1/f इज इक्वल टू 1/f2 इक्वल टू क्या आ रहा है, μ-1 इंटू -1/r -1/इन्फिनिटी। यह जाएगा इधर तो हो जाएगा μ-1 इज इक्वल टू -r/f2, ये माइनस इधर है उधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो क्या आएगा, इंप्लाइज दैट म्यू इज इक्वल टू 1 -r/f2, है ना। लेकिन f2 की वैल्यू अगर पुट कर दी जाए तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस, ये देखिए 1/f2 की वैल्यू b माइनस ए, सीधा सीधा मैं पुट कर रहा हूं, b माइनस ए अपॉन ए बी इंटू आर। तो इस फॉर्मूले से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कैलकुलेट कर सकते हैं। इनकी रेडियस आप फाइंड कर लेंगे, इसको गेज वगैरह की हेल्प से जो रूल्स होते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग आप लैब में जाएंगे तो इनकी रेडियस आप कर्वेचर फाइंड कर लेंगे, ये आपको गिवन भी रह सकता है। और उसके बाद बी और ए को फाइंड करना आपका काम है। लैब में आप नीडल को ऊपर नीचे करके आप देखेंगे कि कब इमेज और ऑब्जेक्ट पिन कोइंसाइड कर रही हैं, वो देख करके पोजीशंस को आप वाटर को रिमूव करके भी देख लोगे और वाटर के होते हुए भी देख लोगे। बी और ए की वैल्यूज आपको मिलेंगी, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप लैब में जाइएगा तो इस एक्सपेरिमेंट को आप इजीली मेरे द्वारा बताए हुए लेक्चर की हेल्प से आराम से कर लीजिएगा, नो डाउट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। तो आज मैं आया था आप लोगों के कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए, जो हमने कर दिया है। आपकी मुझे उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो चुकी होंगी, और भी जो प्रॉब्लम्स हैं आप हमसे बात करते रहिए, तो इसी प्रकार से हम आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करते रहेंगे। हाँ, लेकिन केयरफुल्ली आप लोग कंटिन्यूअस हमारे चैनल पे बने रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही लिए होंगे, शेयर भी करते रहिए उसको, ताकि और भी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलता रहे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with the concept of refraction at prism and with the concept of silvered lens. Thank you students.